हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई है, पढ़ाई है। तो अब हम इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करके आज हम सीखेंगे फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हमने इसको आज पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। देन उसके बाद हम पढ़ लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। देन उसके बाद हम पढ़ लेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। तो सब पर कभी ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है इन सारी चीजों पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है जब अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस, अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस फाइनाइट है, तो कोई भी सबसेट उस सैंपल स्पेस का, उसको हम इवेंट कहते हैं, वो एक इवेंट होता है। ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई सैंपल स्पेस इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6, तो ये किसका सैंपल स्पेस मैंने बनाया? एक डाइस का। तो कोई भी एलिमेंट हम यहां से आगे ले लेंगे, कोई भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, तो वो क्या होता है? वो एक इवेंट होता है। वो क्या होता है बेटा? एक इवेंट होता है। ओके। तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट पी ऑफ एस ऑफ सैंपल स्पेस आर डिफाइंड एज इवेंट्स। तो जो एलिमेंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में, उसको इवेंट्स कहेंगे। तो एक इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स या एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक। द सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। द नल सेट यानी कि फाई इन एस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि जो सैंपल स्पेस अपने आप में होता है, तो पूरे पूरे सैंपल स्पेस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो इक्वल टू 1 होगी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है तो इन केस ऑफ श्योर इवेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल स्पेस होता है पूरा का पूरा, वो एक श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है। और जो नल सेट होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता, फॉल नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक। तो ये एक ऐसा इवेंट होता है जो गिवन इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फॉर एवरी इवेंट ए, अगर हमारे पास कोई इवेंट ए है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट होता है जो कि ए नहीं होता है, जो कि ए नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं? ए नॉट कहते हैं। तो ये जो ए नॉट यानी कि नॉट ए जो है, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए। तो इट इज आल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए, इसको हम नॉट ए भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एनी श्योर इवेंट, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, यानी कि हमारे पास ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है सपोज 1/4, 1/4, या मैं कहूँगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी मान ली 1/4। तो उस केस पे जो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसके कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है, वो क्या होगी बेटा? वो होगी 1 - 1/4। ठीक है, क्या होगी बेटा? 1 - 1/4, 1 - 1/4। तो वो कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4। तो अब इस केस में आप देखो, अब आप देखो इस केस में मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये बराबर होगा 1 को, ये बराबर होगा 1 को। तो इसी चीज को एक्सटेंड करके हम ए से भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, अगर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, तो वो क्या होगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ ए, इवेंट ए इज इक्वल टू, वो बराबर होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक है, ये तो मैं वापस वही लिख रहा हूँ। ठीक। तो प्रूफ करने के लिए आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बराबर होएगा 1। क्या होएगा बेटा? बराबर 1। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया ना। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, तो आप बोलोगे सर सपोज 1/4। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना है, तो आप बोलोगे सपोज वो है 3/4। ठीक है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4 प्लस
3/4 इज इक्वल टू 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको समझाया, आप बोलोगे सर हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी है हमारे पास हेड की कितनी है 1/3, 1/3, ठीक। तो अगर मैं आपको ऐसे कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि एच नॉट, एच कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो वो हो गया मतलब नॉट हेड, ये मतलब क्या हो गया इसका, ये प्रोबेबिलिटी है ये जहाँ पे नॉट हेड है, तो किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज 1/3, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/3, 2/3। देयर फोर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज इक्वल टू 1, बस ये रिजल्ट है। तो मैंने क्वेश्चंस में पहले ही इसको इस्तेमाल किया हुआ है, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, तो आगे भी हम पढ़ेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये कहाँ से आता है, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। जब दो इवेंट्स एक साथ ओकर नहीं हो सकते, जब दो इवेंट्स हमारे पास होंगे और वो एक साथ ओकर नहीं हो सकते, तो उनको हम कहेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इवेंट्स है A1 A2 A3 सो ऑन AK, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इनका मतलब हो गया कि कोई भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन 0 होगा, ठीक है, उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा, यानी कि आई इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। तो यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स भी ये होते हैं, क्या होते हैं बेटा, डिसजॉइंट होते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो दोनों एक साथ होकर हो सकते हैं, एक साथ होकर हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम कोई भी दो इवेंट्स पकड़ेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन तो होता है, यानी कि A इंटरसेक्शन A0 इज नॉट इक्वल टू 5, ये यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 5, तो 5 के इक्वल ये नहीं होगा। तो क्या आप अब आपने समझा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ये एक दूसरे से एक्सक्लूड होते हैं, एक्सक्लूसिव है ना तो एक्सक्लूड होते हैं, और यहाँ पे इनमें कुछ ना कुछ पार्ट इंक्लूड होता है इन केस ऑफ म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स, क्लियर। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम एक डाई को रोल करते तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अगर हमारे पास 1,3 कोई ऐसे एलिमेंट है जहां पे दो इवेंट्स है 1,3, और एक है तो वहां पे है 2 4 5 6, 2 4 5 6। अब इनमें देखो आप कॉमन कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स यानी कि ये एक इवेंट और ये एक इवेंट, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या हो गई बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 1 6 एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास है 2 3 5, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक और सेट है, ठीक। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 एंड 5 आपको कॉमन दिख रहा है दोनों सेट्स में, ठीक है। यानी कि मैं अगर कहूँगा, अगर मैं कहूँगा ये A है, ये A1 है, ये A2 है, तो मैं कह सकता हूँ A1 इंटरसेक्शन A2 इज नॉट इक्वल टू 5 या इज इक्वल टू 5 में कह सकता हूँ, इज इक्वल टू 5। तो ये 5 के इक्वल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि यही तो इसकी डेफिनेशन है, और 5 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो इन इसलिए हम कहेंगे कि दोनों इवेंट्स, इवेंट 2 3 5 एंड 5 6 क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ओके। अब आपने समझा, आप बोलो सर हाँ जी हमने समझ लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है एंड म्यूचुअली इनक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक साथ ओकर नहीं हो सकते हैं और उनमें कॉमन कुछ नहीं होता है, इंटरसेक्शन 5 होता है। एंड म्यूचुअली इनक्लूसिव एक साथ ओकर हो सकते हैं और इनमें कॉमन बिल्कुल कुछ ना कुछ होता है,
ओके, चलिए डेफिनेशन नेक्स्ट अब हम देख लेंगे म्यूचुअली, या हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स को जोड़ करके हमें सैंपल स्पेस जितना हमें मिले, वैल्यू मिले। ठीक, तो इसी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी कि कॉमन कुछ नहीं होगा, लेकिन सब का यूनियन निकालेगी तो सैंपल स्पेस की इक्वल मिलेगा। ये देखो, दो इवेंट्स में कॉमन कुछ भी नहीं है और दोनों इवेंट्स एक साथ ओकर नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम दोनों इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स को टोटल करेंगे, यूनियन निकालेगी, तो वो एस के इक्वल मिलता है। थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन क्या कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सम फर्दर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमने एक डाई रोल करी और सैंपल स्पेस हमारे पास मिलेगा एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ इवेंट्स कुछ इस तरीके से है 2 3 1 3 5 4 6 6 1 5। ओके, सिंस 2 यूनियन 3 2 कामा 3 यूनियन 1 3 5 यूनियन 4 6, अगर हम इन सब को यूनियन निकालेंगे तो वो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो एस है ना हमारे पास सैंपल स्पेस। बोलो, तो ये इक्वल टू एस है, सैंपल स्पेस है। तो हम कहेंगे ये जो आपको सारे एलिमेंट्स गिवन थे, ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब हम देखते हैं कि इनक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। वो भी आप देख सकते हो कि कॉमन पार्ट यहाँ पे 3 3 है, तो ये इनक्लूसिव। तो हम कहेंगे ये इवेंट जो है म्यूचुअली इनक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली इनक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में 2 3 4 6 1 5। ठीक, तो इनका यूनियन निकालो, तो यूनियन इनका क्या निकलेगा मैं बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये आपको यूनियन मिलेगा और यही तो एस है, सैंपल स्पेस है। यानी कि मैं इस केस में कहूंगा कि ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव है। वन, अच्छा इसमें टू नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो है ना। तो मैं कहूंगा ये म्यूचुअली एक्स ये क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। लेकिन क्या है, 2 3 और 4 6 देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, 4 6 और 1 5 देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 3 एंड 1 5 में कॉमन कुछ नहीं है। तो मैं कहूंगा ये जो आपके पास तीन इवेंट्स है, ये क्या है? एक तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव कहां से पता चला कि इनका यूनियन हमें एस देता है, सैंपल स्पेस वापस देता है। ओके, इतना क्लियर है ना? आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर है। चलिए तीसरी एग्जांपल आप समझ लो यहाँ पे। चलिए अब समझने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, अगर मेरे पास दो यहाँ पे सैंपल स्पेस है, दो इवेंट्स, ये हो गया इवेंट एक और ये हो गया हमारे पास दूसरा इवेंट। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस को। क्या करता रिप्रेजेंट? सैंपल स्पेस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर हम इनको यूनियन यानी कि इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी, इसको मिलाएंगे और एन को मिलाएंगे। ठीक है, इनको मिलाएंगे तब भी तो ये एस के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड, इसके बराबर नहीं है, एस के बराबर नहीं है। एस तो इतनी जगह पकड़ रहा है, ये तो इतनी जगह पकड़ेंगे, ये तो इतनी जगह पकड़ेगी। तो मैं कहूंगा और तो और ये अलग है, इनमें कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो इवेंट ए है और इवेंट बी है, तो इनमें कॉमन पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला कॉमन पार्ट है। यानी कि अगर मैं बताऊंगा ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ये हमें देगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे इस केस में ए एंड बी आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट समझेंगे। देखो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास इवेंट ए है, ये हमारे पास क्या है बेटा? इवेंट ए है। और इसी तरीके से ये है हमारे पास इवेंट बी, ये है हमारे पास इवेंट बी। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को जोड़े ए प्लस बी, तो वो सैंपल स्पेस यानी कि इस डबे रेक्टेंगल के इक्वल मिलेगा। तो हम कहेंगे इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस देगा, इनका यूनियन, इसको जोड़ने के बाद हमें सैंपल स्पेस की इक्वल वैल्यू मिलेगी। लेकिन इनमें कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, ये डिसजॉइंट है, अलग अलग है। ठीक है, कॉमन पार्ट क्या आपको दिख रहा है? कहीं पे कॉमन पार्ट है? ए और बी कहीं पे ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं ना। तो हम कहेंगे कि ये ए और बी क्या है?
एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि ये ओकर नहीं हो सकते एक साथ, क्योंकि कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। और एग्जॉस्टिव इसलिए है क्योंकि इन दोनों का यूनियन हमारे को सैंपल स्पेस की इक्वल वैल्यू दे देगा। इसी तरीके से आप देखो ए और बी, इस फिगर इस डायग्राम में देख सकते हो आप, यहाँ पे ए और बी में ये वाला कॉमन पार्ट है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ए एंड बी डिसजॉइंट इवेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होंगे फिर, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होंगे। और अगर ए और बी का यूनियन निकालेगी तो वो पूरी की पूरी जगह इस रेक्टेंगल की ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि सैंपल स्पेस की वैल्यू हमें वैल्यू मिलेगा सैंपल स्पेस के इक्वल, तो हम कहेंगे ये एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पता चला आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इनक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली इनक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, राइट। क्लियर इतना? अब बोलो सर हाँ जी। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या आता है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके सेम चांस ऑफ ओकरेंस होंगे, तो उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, वहां पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। तो दोनों के चांसेस कितने हैं? हेड के भी 1/2 है और इस टेल के भी चांसेस ओकर होने के 1/2 है। बराबर बराबर चांसेस है दोनों इवेंट्स के। ये हेड एक इवेंट है, टेल एक इवेंट है, दोनों इवेंट्स के इक्वल चांस है ओकरेंस के। तो हम कहेंगे कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हुए। क्या हुए? इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब आउटकम क्या आता है अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉस करते हैं कॉइन को, वो अलग बात है, लेकिन आने के चांसेस दोनों के बराबर बराबर है, तो इसलिए ये क्या हुए? इक्वली लाइकली इवेंट्स हुए, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। हालांकि इसका कोई प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ वगैरह नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ ट्रू ही होता है, ये सब कुछ ट्रू ही होता है। हर एक रिजल्ट इनको ट्रू साबित कर देता है प्रोबेबिलिटी में, हर एक लॉजिक, हर एक कॉन्सेप्ट। तो क्या कहता है एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? लेट एस बी एस फाइनाइट सैंपल स्पेस। अगर हमारे पास एस कोई फाइनाइट सैंपल स्पेस होगा, तो P of S means probability of S be the class of events। ये हमारे पास class of events होते हैं। एंड लेट करते हैं हम P be a real valued function defined on P of S, then P of A is called probability function of event A when the following examples are hold। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम हमें देखने पड़ते हैं। फॉर एनी इवेंट ए, किसी भी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी, अगर हम कोई भी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेगी ना, तो वो क्या होगी? या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी जीरो के, ठीक है। जीरो के बराबर तब होगी जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है। और तो और जीरो के ग्रेटर देन होती अप टू 1। तो ये है पहला एग्जाम। ये हमें पहला एग्जाम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी एग्जाम। नॉन नेगेटिविटी एग्जाम, ये है एग्जाम नंबर फर्स्ट इन एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। सेकंड P2, फॉर एनी टू म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स। कोई भी दो म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स अगर होंगे, तो उसमें क्या होता है, सॉरी ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसे सैंपल स्पेस, और ये डाई का सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास है। तो मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, मैं अब सपोज आपको कहोगा 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से मैंने ये रखा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सेट बी में मैंने रखे, कौन सा सेट रखा मैंने, फॉर एग्जांपल रखा यहाँ पे 4 5 6 4 5 6, ठीक। तो उस केस में देखो, यहाँ पे 1/2 आती है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी, अगर आप देख सकते हो, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि अगर आप इन दोनों सेट्स को जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों सेट्स को जोड़ोगे, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो ये क्या हो गए अब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, ठीक है। क्लियर है ना? इतना आपने समझा? आप बोलोगे सर हाँ जी।
समझ तो हमें आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए तीसरा एग्जाम पढ़ते हैं। फॉर द सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। कोई सर्टेन इवेंट अगर होगी तो प्रोबेबिलिटी उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है और इक्वल टू 1 होता है, या हम कहेंगे 100% वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़े आप, बोलो कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे मैं आपको और दो रिजल्ट्स बताऊंगा, ठीक है? अगर आपके पास इस तरीके से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने अभी देखा है किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो इसी तरीके से एक और रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जहां बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों की अलग अलग कहानी है, ठीक। ये केस कब होता है, जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं होता तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की केस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की केस में, ठीक है। और ये चीज कब होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट की डबल काउंटिंग होगी, तो एक बार हम वापस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये किस केस में होता है, ये के उस केस में होता है जहाँ पे म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से एक और रिजल्ट आप याद रखो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स, ऑफ ऑल आउटकम्स, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, वो बराबर होता है 1। ओके, क्लियर इतना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स, ये नोट्स पे लिख लेना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसे भी इसको स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इसी तरीके से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, इसी तरीके से सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, ये बराबर होगा बेटा 1। तो इन नटशल मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स यानी कि AN इज इक्वल टू 1। बेटा ये आपके पास रिजल्ट है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। हमने एक कॉइन को टॉस किया, हमने कॉइन को टॉस किया, तो वहाँ पे क्या आ सकता है, सैम्पल स्पेस क्या होगा वहाँ पे, सैम्पल स्पेस हमारे पास होगा इस तरीके से, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैं इस तरीके से कहूँगा, मैं बताऊँगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताइए क्या होगा, आप बोलोगे हेड के फेवर में एक एक है और टोटल 2 है यानी कि 1/2। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताइए क्या होगा, तो आप बोलोगे से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितने होगी 1/2। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलोगे सर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये है ना, है कि नहीं है? तो यानी कि मैं अगर इस सारे, मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इस एलिमेंट की निकाली, इसकी हेड की टेल की, यानी कि सैंपल स्पेस की सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, तो वो मुझे कितनी मिली, 1 के इक्वल मिल गई। ठीक है, ये हो गया आपका एक रिजल्ट, ये हो गया आपका एक रिजल्ट। इसी तरीके से थोड़ा और एडवांस में अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक डाई को रोल किया, ठीक है, मैंने एक डाई को क्या किया, रोल किया, तो बेटा सैंपल स्पेस मुझे बताइए वहां पे क्या होगा, या तो मुझे 1 मिलेगी, या तो 2 मिलेगी, या तो 3 मिलेगी, या 4 मिलेगी, या 5 मिलेगी, या तो 6 मिलेगी। ठीक है,
है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो अब हम सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक, तो मैंने आपको स्टेटमेंट क्या कहा कि जो हमारे पास सम होगा किनका, प्रोबेबिलिटीज का, यानी कि मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। ठीक है, तो इसकी इनकी सारों की प्रोबेबिलिटी देखो। 1 मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1/6। 2 मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 4 मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। 5 अगर आ जाएगा अपेयर हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। 6 अगर अपेयर हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6। तो इन सब को जोड़ो, देयरफॉर समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6, तो वो कितना हो गया 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब आपने देखा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, और ये प्रोबेबिलिटीज किन के सम का निकालना है हमें, सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, हालांकि अगर ओवरलैपिंग सीरीज होगी तो उसमें ग्रेटर देन 1 आ सकता है, दैट इज एक्सेप्शन, बट दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जहां पे सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को सम करेगी वो हमें 1 के इक्वल मिलेगा। बात आई समझ? ओवरलैपिंग सीरीज में अलग सा कॉन्सेप्ट लगता है, तो उस पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज एग्जैक्टली द 3 पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है, ए बी सी, और आउटकम्स क्या है, इवेंट्स ए बी और सी। चेक इन ईच केस वेदर द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज परमिसिबल। कहता है हर केस में आप देखो कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी परमिसिबल है कि नहीं है। ठीक, तो ये क्या बोलता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स है, और ये एग्जैक्ट है, यानी कि इनका सम हमें 1 के इक्वल मिलना चाहिए। ठीक, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, क्या हमें अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या हो गया इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अगर मुझे ये इक्वल टू 1 मिला तब ये परमिसिबल होगा। ठीक है, तो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, आप बोलोगे सर 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, आप बोलोगे सर 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, आप बोलोगे सर 2/7, 2/7। तो इसको ऐड करो तो 7 नीचे कॉमन आ जाएगा, और ऊपर 4 तो 1 5 2 हो गई 7, सो 7/7 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, बिल्कुल ये परमिसिबल है, बिल्कुल ये परमिसिबल है। क्लियर इतना? और यहां पे एक्सप्लेनेशन देखो, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो वो है हमारे पास, हर केस में वो है, और इनका सम देखो इक्वल टू 1 है, देयरफॉर वी कैन से द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज परमिसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये परमिसिबल है, बताइए। सेकंड पार्ट, क्या ये परमिसिबल है? आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी बी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अगर 1 के इक्वल मिला तो परमिसिबल है, अगर नहीं मिला तो ये परमिसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 2/5, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, आप बोलोगे सर 1/5, 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, आप बोलोगे सर 3/5, 3/5। तो वो कितना आ जाएगा, 5 नीचे कॉमन आ जाएगा, और ऊपर क्या आप 2 तो 1 3 3 हो गए 6। ये तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बताइए क्या होगा, तो मैं कहूँगा नॉट परमिसिबल है। ठीक है, द गिवन असाइनमेंट इज नॉट परमिसिबल, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट परमिसिबल। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई कर लेना। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहां पे हमें एक थ्योरम देखने को मिल रही है। ठीक, कहता है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, बी नॉट या बी कंप्लीमेंट इज द कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी, देन probability of A intersection complement of B is equal to probability of A minus probability of A intersection B।
अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है तो उसके जरिए से ये आराम से प्रूफ हो सकता है, आराम से ये प्रूफ हो सकता है, कोई मसला नहीं है, थ्योरम है, आप इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट नेट रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये भी ऐसी ही है और इसको हम कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो क्या कहता है कि अगर ए और बी म्यूचुअली इनक्लूसिव इवेंट्स है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ए और बी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, ए एंड बी, ए एंड बी आर म्यूचुअली म्यूचुअली इंक्लूसिव। इस केस में ये म्यूचुअली इंक्लूसिव हो क्योंकि इनमें यहाँ इंटरसेक्शन पार्ट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसको समझ लेना, बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं बनाना इस चीज का। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और बेसिक से कर लेंगे, कॉमन सेंस से कर लेंगे या फार्मूला से कर लेंगे। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.43 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.24। तो मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो वैल्यू फाइनली निकल के आ जाएगी इतनी, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये रिजल्ट, यहाँ से, ठीक है, इन दो थ्योरम से, ओके। ये देख लीजिए यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की केस में। इसी तरीके से नेक्स्ट 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 आप जाओगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर मैं बताऊंगा आपको ज्यादा से ज्यादा इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, मैं कहूँगा 52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 43 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी बी 0.24 या मैं कहूँगा 24, सीधा मैं लिखूंगा, ठीक है। तो वो कितना आ गया, 2 तो 3 हो गए 5 और 5 तो 4 हो गए 9, उससे हम 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गए, 5 में से 4 गए तो 1, 9 में से 2 गए तो 7, यानी कि 0.7 और पॉइंट लगाना है ना। तो देयरफॉर मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे ही करना है, डेसिमल्स के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना वहां, ओके, क्लियर है ना। बाकी ये डीमॉर्गन्स लॉ है, डीमॉर्गन्स लॉ है तो सेट थ्योरी में ये आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसमें ये छुपाई देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हमें गिवन होगी, क्या होगी बेटा, कोई ना कोई कंडीशन हमें वहीं से गिवन होगी, ठीक। तो और इसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्या हम एज्यूम करते हैं कि इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड is denoted by probability of b given a is defined as this, probability of b given a बराबर होगा probability of a intersection b divided by probability of a, where probability of a 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है, और 0 के इक्वल होगा तो तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मतलब क्या हो गया, इवेंट ए ऑलरेडी हैपन ओकर हुआ है, ऑलरेडी हैपन हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर निकालना होगा तो इसका मतलब हो गया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है या इवेंट बी है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। और यहां से आप एक और रिजल्ट यहां पे आप डिराइव कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो बराबर होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया एक रिजल्ट, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
हैपन कौन हुआ है, बी, है ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ रिजल्ट्स है ये आपको पता होने चाहिए कहाँ से कैसे आते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप मुझे सॉल्व करके दे दो। कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉट। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इतना है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, मेरे पास इतना है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 2/5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी, ठीक है। तो बी की ऑलरेडी ओकर है तो बी यहाँ पे, और ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो वो इसके इक्वल होगा। तो ये आगे वाला रिजल्ट है जो कि आपको थ्योरम्स में देखने को मिलेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है a die is rolled if it shows an odd number then find the probability of getting 5। कहता है एक डाई को रोल किया जाता है, अगर ये हमें ऑड नंबर शो करता है तो फिर बताइए कि प्रोबेबिलिटी 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सैंपल स्पेस मुझे पता है, सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस होगा, दिस इज द सैंपल स्पेस, ये मेरे पास सैंपल स्पेस होगा, ठीक। और लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5, और ए में हमें डाई शो करता है ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर शो करेगा, ऑड नंबर अगर शो करेगा बेटा, तो वो क्या क्या हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ऑड नंबर तो वो हो सकता है 1 3 5, 1 3 5 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी तरीके से 5 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हम बोलेंगे सर 5, इस तरीके। और ये क्या है बेटा, ये वैल्यू जो आपको मिल रही है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, तो फेवरेबल है 1 2 3 और टोटल है 6, यानी कि 1/2, 1/2। तो ये ऑलरेडी ओकर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी ओकर हो चुका है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल है 6, डिवाइड बाई टोटल है 6। तो अब हमें यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 डाई शोज एन ऑड नंबर। तो ये चीज ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, ये चीज ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, और इस चीज की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है बेटा, बोलो। तो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर एज दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट। तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक। चलिए मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक दो रिजल्ट यहाँ पे डिराइव करके दे दूंगा, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए आप हेडलाइन डाल के रखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है, अगर मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने पढ़ी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हमने दो रिजल्ट देखे। एक हमने देखा कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
ठीक है, हो गया एक रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट मैंने क्या लिखा था, दूसरा रिजल्ट मैंने ये लिखी थी, फार्मूला या थ्योरम वट एवर जो भी आप इसको कहोगे, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम दो छोटे छोटे रिजल्ट निकाल सकते और हमने निकाले थे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर होगा किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताइए, और यहां से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताइए, कोई दिक्कत? और ये जहां से ये दोनों रिजल्ट्स निकल के सामने आपके सामने आ रहे हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, तो ये कहां से आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ या ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम जाते हैं और हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये दोनों फार्मूले अब आप याद रख लेना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो गए, यानी कि अलग अलग, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब एक के ओकर या नॉन ओकर, एक के ओकर होने से या न होने से दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेशन देख लेंगे हम, कहते इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of any of the event does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of other event। ठीक है, इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए मैं आपको पहले कंफ्यूजन ही क्लियर करता हूं। ठीक, अगर हमारे पास इवेंट्स, अगर हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो अच्छे तरीके से समझ लेने की कोशिश कर लेना, समझने की कोशिश करना, बाद में कंफ्यूजन कोई नहीं बचेगा। ठीक है, अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल आई हैव टू इवेंट्स, वी हैव टू इवेंट्स, क्या है, ए एंड बी मेरे पास दो इवेंट्स है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होंगे, ये क्या होंगे बेटा, ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, कब होंगे, व्हेन कब हो गए, ओकरनेस अगर ए की हो, अगर ए हमारे पास ओकर हो गया तो मैं लिखूंगा इस तरीके से, ओकरनेस ऑफ ए, ए ओकर हो गया ना। ठीक है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहना चाहिए बी पर। ठीक है, तो मैं कहूंगा नो इफेक्ट ऑन बी, यानी कि इसका कोई भी इवेंट इफेक्ट बी पर नहीं होगा। बी हो भी सकता है ओकर, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली मैं लिखूंगा कि occurrence occurrence ऑफ इवेंट बी, अब अगर बी यहाँ पे ओकर होता है, ठीक है, तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन ए की ओकरेंस या नॉन ओकरेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई। तो इस केस में ये क्या हो गई, ए और बी इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब आप इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करना खुद को कि सर फिर क्या हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो एक जैसे हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास क्या होंगे बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर अब ये इवेंट्स अगर कुछ इस तरीके से ए एंड बी, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो उस केस में कुछ इस तरीके से होता है कि ए अगर ओकर हो गया, ठीक है, इवेंट ए अगर ओकर हो गया, इवेंट ए अगर ओकर हो गया, ठीक है, तो वो बी की ओकरेंस को खत्म कर देगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि बोथ कैन नॉट ओकर साइमल्टेनियसली, दोनों इवेंट्स एक साथ ओकर नहीं हो सकते।
इसका मतलब हो गया इवेंट ए की वजह से बी की ओकरेंस खत्म होगी। ठीक है, बी इवेंट बी की ओकरेंस क्या होगी बेटा, खत्म होगी। ठीक, तो इसी तरीके से अगर इवेंट बी, अगर हमारे पास क्या है इवेंट बी ओकर हो गया, ओकर हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, ए की ओकरेंस खत्म होगी, ए को ओकर या अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ए अगर हो गया ओकर तो ए ओकर हुआ तो इसलिए बी ओकर नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ओकर हो गया, बी ओकर हो गया तो ए ओकर अब नहीं होगा, तो इफेक्ट तो पड़ता है यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि ए के ओकर होने से बी के ओकर होना या ना होना पर कोई इफेक्ट नहीं, और अगर ओकर बी हुई तो ए ओकर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बी की वजह से कुछ नहीं होगा। बताइए समझ। हम्म, दोनों अपने अपने लिहाज से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करना इस चीज को। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को ध्यान से गौर के साथ। कहता है इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ occurrence or non-occurrence of any one of the event does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the other events। हमारे पास अगर दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद करके रट्टा मार के दिमाग में याद रखना। ठीक है, तो दिस डेफिनेशन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू, ये डेफिनेशन इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने यहां पे बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां पे हम बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू दिस, तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। ठीक है, बताइए समझ। तो अब ये वेरी क्यों करता है, द इवेंट्स a1 a2 a3 सो आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डॉट 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 बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ an, यानी कि यूनियन बराबर होगा इनके मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको आप मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए। कहता है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, ए और बी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो मैंने बेसिक फार्मूला आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होएगा probability of A plus probability of B माइनस probability of A intersection B, A intersection B, यही मैंने बताया था। आप बोलोगे सर हाँ जी, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है ना, अगर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इफ इंडिपेंडेंट, अगर दोनों इवेंट्स क्या होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल, इसके इक्वल होएगा। ठीक है, बस अब हम इस क्वेश्चन को देखो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है 0.9, तो मैं लिख सकता हूँ 0.9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, आप लोगों सर नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसी तरीके से मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं इसी तरीके से लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो आप लोगों सर वो तो पता है, वो तो पता है नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे पास 0.4 है, 0.4 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें नहीं पता, तो इस तरीके से लिखेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो वो आप बताओगे सर वो तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकालना है। ठीक, 0.4 यहाँ चल के जाएगा तो 0.5 यहाँ पे रहेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकालो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 0.4। ठीक है, इतना, और ये 1 माइनस 0.4 ये कितना वैल्यू देगा मुझे, आप बोलोगे सर 0.6, 0.6, 0.6, तो देयर फोर मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे 0.5 डिवाइडेड बाई ये 0.6, 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/6, 5/6। ठीक है, तो यही तो वैल्यू आपको निकालनी थी। तो डिट्टो एज इट इज, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे जेएसए एग्जाम में पूछा गया था। देखना चाहते हो वो क्वेश्चन, ये देखो
ये देखो भाई साहब क्वेश्चन कहता है x and y are independent events such that probability of y is equal to 0.3, probability of x union y is equal to 0.6, then what is the value of probability of x यानी कि p of x। ठीक है, तो मैं कहूंगा since x and y are independent। ठीक है, मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाना, ठीक है ना बेटा। तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, रिजल्ट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स यूनियन वाई में लिखूंगा डायरेक्ट, एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल होगा, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ओके चलिए, अब हम इसको वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना है, 0.6 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इसी तरीके से लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है नहीं पता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमारे पास गिवन है कितना है 0.3। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी, ये 0.3 यहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से 0.6 माइनस 0.3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वहीं पे रहा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहीं पे रहा, है ना, और इनटू इनटू क्या है 0.3 तो यहाँ पे क्या रहा, आप बोलोगे सर 0.3 रहा, यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 रहे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉमन निकालो, ठीक है, मैं कॉमन निकालो तो अंदर 1 रहेगा, देखो पी ऑफ एक्स इंटू 1 पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स इंटू 0.3 कितना रहेगा 0.3 पी ऑफ एक्स, तो वही तो वैल्यू है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू 0.3 इज इक्वल टू व्हाट, 0.3 पी ऑफ एक्स इतना। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.3 अपनी जगह है, डिवाइड बाई इसके साथ जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, एक में से 0.3 गया तो कितना रहेगा 0.7, तो पॉइंट हट जाएगा एंड आंसर विल बी व्हाट 3/7। तो यही तो क्वेश्चन था, इतना ही तो करना था, बताइए कौन सा मुश्किल सवाल था ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। देखते आप बना सकते थे, हालांकि आप कैलकुलेशन भी यहाँ पे बचा सकते थे। ओके चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम है बेज थ्योरम। क्या नाम है इसका, बेज थ्योरम। इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन एक बात है कि इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है, और अगर हमारा लॉजिकल दिमाग है, हमने अच्छी तरीके से चीजों को समझा है पढ़ा है, तब हम इसको और शॉर्टकट से विदाउट फार्मूला बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि ये बेज थ्योरम होती क्या है। ये क्लास 12 के मैथमेटिक्स में होती है एंड स्टैटिस्टिक्स में भी होती है। ठीक है, चलिए कहता है अगर हमारे पास A1 A2 A3 सो ऑन AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी मैंने आपको पढ़ाया, एग्जॉस्टिव भी पढ़ाया। ठीक है, तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन 0 है, और I की वैल्यू ये है, तो B इज एनी इवेंट इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन 0 है। फिर उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। तो ये रिजल्ट क्या है, ये तो A इंटरसेक्शन B है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है, वही है कि नहीं है, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो ये कहां से आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये अप्रोच आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B given A plus probability of A2 into probability of B given A2 प्लस 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 so on, इस तरीके से। तो इसको आप लिख सकते हो, ये जो नीचे वाली लाइन है तो इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस, या हम कहेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B given A, इस तरीके से भी आप नीचे इसको लिख सकते हो। तो ऊपर भी वही चीज है, ऊपर भी वही चीज है, लेकिन समेशन नहीं है। तो ऊपर क्या है, आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन ए, ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। ठीक है, मॉडिफाई करके आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। नीचे समेशन है, यानी कि नीचे टोटल लेना है, ऊपर थोड़ा सा है, यानी कि ऊपर फेवरेबल होगा। ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर फेवरेबल आएगा, नीचे टोटल आएगा। ठीक है, चलिए
अब आप देख रहे हो कि मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट में हम निकल के आ गए। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है बेस्ड थ्योरम पे, वो मैं आपको बताऊंगा। कहता है, फैक्ट्री हैज टू मशीन, मशीन फर्स्ट एंड सेकंड। Machine first produces 40% of items of output and machine second produces 60% of items। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वैल्यू ये ऑलरेडी हैपनेड है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 ऑलरेडी हैपन है, 40% 60%, तो उसको हम 0.4 0.6 भी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर हाँ जी। अब देखो फर्दर, 4% of items produced by machine first are defective, 5% produced by machine second are defective। अब ये एक और कंडीशन है, ये तो ऑलरेडी ओकर है, ये तो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ये तो ऑलरेडी हैपनेड है। तो अब ये कंडीशन नेक्स्ट हमें दे रहा है कि 4% एंड 5% डिफेक्टिव है। ठीक है, एन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई आइटम हमने ड्रा किया रैंडमली। इफ द ड्रॉन आइटम इज डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सेकंड। तो ये प्रोड्यूस किया मशीन सेकंड ने, उसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो मशीन सेकंड क्या हमने मान लिया A2। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन B। तो किसके इक्वल होगा? तो जो फेवरेबल होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2, तो वो हमने यहाँ पे निकाले थे वैल्यूज, तो वो कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू 0.4 0.05 0.05। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे टोटल लिखना है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 0.4 इंटू 0.04, 0.4 0.4 इंटू 0.04 0.04 प्लस प्लस आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू 0.05। बस आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा फंस जाओगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे तो आंसर आ जाएगा 15/23। इतना ही करना है। तो इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने। चलिए ये क्वेश्चन आ गया था JSA एग्जाम में, बेस थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, हम बेसिक से भी करेंगे और इसको शॉर्टकट वाले अप्रोच से भी कर लेंगे। ओके चलिए, कहता है हमारे पास क्वेश्चन, जरा पढ़ो क्या कहता है। अ बॉय इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 2 out of 3 times, 2 out of 3 times। He throws a dice and reports that it is a 3। What is the probability that it is actually a 3? ठीक है, कहता है एक बॉय है, वो जाना जाता है कि वो 3 बार अगर कोई बात कहेगा तो 2 बार सच होती है, 1 बार झूठ होती है। ठीक है, अब डाई रोल करी उसने, तो उसने बोला कि 3 आ गया। अब ये 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्चुअल में? ठीक है, क्योंकि अगर वो सच ही बोलता हमेशा तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट में बता सकता था कि 1/6 है, 1/6 है। लेकिन अब गड़बड़ी ये है कि ये तो झूठ भी बोलता है। ठीक है, ये तो झूठ भी बोलता है, तो हमें उस अंदाज से बताना है बेसिकली। ठीक, तो अगर मैंने डाई रोल करी, अगर इस बच्चे ने, इस लड़के ने डाई रोल करी, इस बॉय ने, तो उसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, अगर अगर कुछ भी नॉर्मल सिनारियो में हम देखते कि प्रोबेबिलिटी दैट 3 ओकर्स, प्रोबेबिलिटी आती, प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मल सिनारियो में मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं दैट 3 ओकर, यानी कि 3 को प्रोबेबिलिटी ओकर, यानी कि 3 ओकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या A1 लिखो वट एवर, वो होगा 1/6। तो ये E क्या है? इवेंट। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी नॉट ओकरिंग ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी दैट 3 नॉट ओकर, यानी कि 3 ओकर नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 1 - 1/6 पढ़ाया था ना मैंने कंप्लीमेंट्री इवेंट्स में, तो कितना आ जाएगा? 5/6, 5/6। तो ये मैं लिखूंगा इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इस तरीके से। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी, लेकिन ये तो हो गई सही सही बात अगर हम बेस थ्योरम से नहीं करते, बेसिक प्रोबेबिलिटी करते। लेकिन अब यहां पे कंडीशन है कि वो जाना जाता है 2 out of 3 टाइम्स वो सच बोलता है। मैं कहूंगा इस तरीके से, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1
ए गिवन E1, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे सत्य है, ठीक है, यहाँ पे ओकर हो रहा है तो यहाँ पे सच देखना है कितनी बार बोल रहा है, तो कितना आ जाएगा 2/3, 2/3। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी इसकी झूठ बोलने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/3, 1/3, इतना आ गया ना। तो ये क्या है, ट्रुथ, ये है नॉट ट्रुथ, ठीक है, ये है ट्रुथ, ये है नॉट ट्रुथ। तो यहाँ पे ये रखो याद, ये है बेटा ट्रुथ और ये है नॉट ट्रुथ, यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। वो झूठ कितनी बार बोलता है, 3 में से, ठीक है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी कि ये 3 ही है, यानी कि E1, इस E1 की ये एक्चुअल में 3 है, E1 इंटर ओब्लिक ए, ओब्लिक ए मतलब ये कहा गया ये, ठीक है। तो बताना है कि ये ही है एक्चुअल में, तो करेंगे इज इक्वल टू फेवरेबल। अब देखो फेवरेबल कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पे 1/6 3 के आने की प्रोबेबिलिटी है, और 3 होगा तो इसको सच होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो मैं बताओगे इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखूंगा मैं, वही लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ठीक है, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नीचे हम टोटल ले रहे हैं, टोटल सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, ठीक है, या ए गिवन, सॉरी ए गिवन E2, ए गिवन E2, बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा 1/6 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 2/3 प्लस प्लस में क्या है 5/6 इंटू 1/3, आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1/9, और यहाँ पे आ जाएगा 1/9, और प्लस प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 5/18, 5/18, 5/18, इसको भी हम लिख सकते हैं 2/18, 2/18। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/9 और नीचे आ जाएगा 2 तो 5 हो गए 7, 7/18, 7/18। तो 1/9 एज इट्स रखो, और 18/7 इस तरीके से 9 क्या 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 2/7, 2/7 करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया लंबा चौड़ा मेथड। क्या हम इसको मॉडिफाई करके सिंपल सा बना सकते हैं, बताइए, क्या हम इसको मॉडिफाई करके सिंपल सा बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं विदाउट फार्मूला। देखो, तो मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी 3 ओकर होगा, प्रोबेबिलिटी अगर 3 ओकर हो सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालेगी कि 3 को ओकर होने की प्रोबेबिलिटी नटशेल में बताएगी, तो बताओगे सर 1/6 होगी। और प्रोबेबिलिटी अगर मैं बताओगे नॉट ओकर की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओकर हो रहा है, ओकर हो रहा है 3, तो उस केस में क्या होगी 1/6। और प्रोबेबिलिटी अगर मैं बताऊंगा नॉट ओकर, जहां पे ओकर नहीं हो रहा है ये इवेंट, यानी कि 3, वो कितने आ जाएगी 5/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गंदी नजर से देखो, 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी तो बच्चे की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, और अगर नहीं होगी तो उस केस में प्रोबेबिलिटी इस स्टूडेंट की या इस बॉय की झूठ बोलने की क्या है 1/3, ठीक है 1/3। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपली हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बराबर होती है फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, ठीक है, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, यही लेते हैं कि नहीं लेते, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ जी लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक है। फेवरेबल क्या है हमारे पास, कि ये एक्चुअल में 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल में से सैंपल स्पेस में से उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और ये सच बोल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ये हो गया हमारे पास फेवरेबल 1/6 इंटू 2/3, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल, टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 1/6 इंटू 5/6 2/3 प्लस नीचे है 5/6 इंटू, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है 1/3। आगे अब आप इसको सॉल्व करो,
ऊपर तो आपको पता ही है कि 1/9 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/9। 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/18, और प्लस यहाँ पे 5 1 जार 6 3 जार, यानी कि 5/18। ये 1/9 ही है, बस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 1/9 एज इट्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, देखिए ये 7/5 है, 7/18 है, तो मैं लिख सकता हूँ 18/7। ठीक, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 9 से एक बार, 9 से दो बार, और एंड आंसर विल बी व्हाट, देयरफॉर 2/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। कोई दिक्कत? बस इतना ही करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, जो कि एक्सोइम्स है, ये मैंने आपको पढ़ाए थे वैसे, है ना। तो let S be the sample space associated with a random experiment and A be an event. The probability of A is equal to n of A divided by n of S. So number of cases favorable to A divided by exact to number of cases in S. Exact to मतलब जिनका टोटल 1 होगा, जिनका टोटल, या हम कहेंगे जिनका टोटल यूनियन निकाल के सैंपल स्पेस के इक्वल होगी, एंड प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 के इक्वल ही होती है, और सैंपल स्पेस अपने आप में यूनिवर्सल सेट होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये वाले एग्जाम्स खुद पढ़ लेना, मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे। तो बाकी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने आपको पढ़ाए थे, जस्ट ये रिकैप करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, लिखा है रिकैप, रिवाइज करो इन कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर हमारे पास दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, इफ एंड ओनली इफ, फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो चलिए जी, टोटल प्रोबेबिलिटी अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी हम इसके इक्वल मान लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही, मैंने बताया था ना, वो बेस थ्योरम के नीचे वाले में हम समेशन लिखते। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेस थ्योरम में हम इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या है आप बोलोगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो नीचे में इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये तो प्लस 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 में सीरीज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये आई वाई ए टू ये खुद लिख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही था ये Q1 स्टैटिस्टिक्स का, बहुत ही शॉर्ट मैंने किया। तो इस तरीके से अब आप एक काम कर लेना, क्लास 12 की स्टैटिस्टिक्स आती है तो वहां से थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ के जाना, थ्योरी में से और भी, और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इतना ही है, वो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही है। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगी इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। इस तरीके से स्माइल करो, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा है यू विल स्कोर मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्कोर आपने करना है मैक्सिमम, और तो और अब ऑनवर्ड्स आपने क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई क्वेरी हो तो मेरी पैराडाइज एकेडमी का नंबर है, पैराडाइज एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 7889792727। ओके, तो मिलते हैं अब हम अपने लास्ट चैप्टर में, कौन सा चैप्टर होगा वो आपको पता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।